नमस्कार, जग के प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सदन की कार्रवाई में खलल डले तो नुकसान आम आदमी का होता है, लेकिन जो सदस्य होते हैं उसका वो आंकलन नहीं कर पाते हैं। चाहे विधानसभा की करें, विधान परिषद की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, शायद यही एक कारण है कि लोगों को लगता है कि ये संवेदनहीन संस्थान बनते जा रहे हैं। शायद यही कारण था सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों को निलंबन करने का फैसला जो महाराष्ट्र विधानसभा ने लिया था उस पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि वैभव बनाने की जरूरत है संस्थानों की, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वैभव बनाने की जरूरत है। सदन पवित्र स्थान है और उसमें मजबूत निष्पक्ष बहस और चर्चाओं की जरूरत है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सुरेंद्र सिंह बंटी जी, आपका स्वागत है, पेशे से एडवोकेट हैं। अभिजीत जसरोटिया भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। लेकिन जरूरी है इस वक्त बंटी जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि हम सब जानते हैं कि यहाँ यूटी बना है, सरकार नहीं है, लेकिन हमने बड़ी क्लोजली कई सालों तक देखा है कि सदन की कार्रवाई के अंदर खलल डाला जाता है। जो गंभीर मुद्दे होते हैं उनको भी नॉन सीरियसली लिया जाता है। और बड़ी बात यह कि नया प्रचलन चल पड़ा है कि विपक्षी विधायकों को, विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया जाता है। क्या कहेंगे बंटी जी? देखिए मनोज जी, ये बड़ा एक गंभीर टॉपिक आपने आज रखा डिस्कशन का। ये बात सही है कि भारतीय डेमोक्रेसी जो है, भारतीय लोकतंत्र जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही सशक्त और बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है और जिसकी जड़ें और बुनियाद बहुत मजबूत है जी। लेकिन ये भी इसके साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आए दिन असेंबलीज के अंदर और आए दिन हमारी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के अंदर जिस तरीके के देखने को मिलता है दृश्य, जिस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। हालांकि ये समस्या केवल भारत की नहीं है। आप देखें बड़े बड़े जो पश्चिमी देश है, बड़े सभ्य देश, बड़े सिविलाइज्ड कंट्री जिनको कहा जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी का एक ब्लैक साइड है कि आपने देखा होगा जापान जैसे कंट्री के अंदर भी वहां के प्रधानमंत्री के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। बुल्गारिया और पिछले दिनों सर्बिया में तो उन्होंने वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन को उठाकर कूड़ेदान में भी फेंक दिया था, डस्टबिन के अंदर उनको गिराया गया। तो ये एक दिस इज द ब्लैक साइड ऑफ डेमोक्रेसी की जो सत्ता के नशे में जब चूर होते हैं हमारे लोग, तो वो भूल जाते हैं कि उनको जब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, तो ये है तो दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन जहाँ तक बात हमारे देश की है, तो हमारे देश के अंदर बड़े बड़े अच्छे लेजिस्लेटर्स भी हुए हैं जिनको बेस्ट लेजिस्लेटर्स के अवार्ड भी मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ दौर से एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि जो एक खरीदो फरोख्त का जो मामला है ना, जब खरीदो फरोख्त की बारी आती है तो उस वक्त ये चीज़ें इसके साइड बाय साइड ये भी जन्म लेती हैं। क्योंकि जब आप अपने मूल स्टैंड से, डिसिप्लिन से या अपने जिस आदर्शों पे आप चल रहे होते हैं, जब आप एक बार रास्ता भटक गए तो फिर भटकते भटकते वो साइड ट्रैक हो जाती हैं चीज़ें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं किसी ये नहीं कि मेरा ताल्लुक एक पार्टी के साथ है तो मैं किसी विपक्ष को या सत्ता पक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊं, लेकिन पिछले 70 साल में जो हमारा लोकतंत्र का इतिहास रहा है, ये उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि हमारा ड्रॉबैक रहा है कि इन 70 सालों में हम वो संवेदनशील जो है चीज़ें, उसकी सीरियसनेस को नहीं पहचान पाए। हमारे जो इलेक्टेड लोग जाते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन कुछ एक लोग जो चुन करके जाते हैं वो अपने कई बार इतने आवेश में आकर के ये भूल जाते हैं कि पूरा देश उनको देख रहा है और वो एक जो लोगों के लिए एक आदर्श है कई लोगों के लिए आने वाले, और जिन लोगों ने खासतौर पर चुन के उनको भेजा है उनके लिए वो बहुत आदर्श है। लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं जो आए दिन, जिससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी और खासतौर पर पॉलिटिकल लोगों के ऊपर एक सवाल उठता है कि वो संवेदन नहीं है, वो सीरियस नहीं है अपने। अभिजीत जी, बंटी जी ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर, आपकी तरफ तंज किया, इशारा किया। और दूसरी बड़ी बात यह कि 2014 के बाद से ये निलंबन का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। देखिए ऐसा विनोद जी कि अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो कुछ, अगर हम सदन की ही सारी गरिमा की बात करें तो इसके अंदर 135 करोड़ लोगों के जो एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होते हैं। आप एक तरह से इसको ऐसे देख सकते हैं कि 135 करोड़ ब्रेन हैं जो वहां पर इकट्ठे फंक्शन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस समय ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है और इसको बड़ी संवेदनशीलता से लेना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपके लोगों का पे किया हुआ टैक्स
उस पैसे से यह सदन चलता है। और मुझे लगता है जैसे हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस तरह सबसे बड़ी महंगी डेमोक्रेसी भी यही है, क्योंकि 2.5 लाख 1 मिनट का खर्चा आता है सदन के अंदर। अगर आप देखें उसी की कार्यवाही को अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, उसी की कार्यवाही में अगर आप ऐसी कुछ चीजें वहां करने की कोशिश करेंगे, तो आप उन 135 करोड़ लोगों के जो उस पैसे के साथ है वो एक खिलवाड़ कर रहे हैं, और उनके उस हार्ड अर्न मनी को भी आप जो है जाया कर रहे हैं। ये चीज हर इंसान को समझना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान देख रहा होता है इनको, जिसको अपने रिप्रेजेंट को अपने इलेक्ट करके वहां पर भेजा, वो वहां पर कितना अपने आप को प्रूव कर पा रहा है। उनके पास वैसा एक मटेरियल भी तो होना चाहिए जिसमें वो अपनी बात को प्रूव कर सके। लेकिन सिर्फ आपने अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करनी है, आपको पता ही नहीं है आप किस चीज के ऊपर अपोजिशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि ये जो समय है कितना कीमती और पूरे हिंदुस्तानियों का समय जो उसमें लग रहा है। अगर आप इतनी गैर जिम्मेदार हरकतें वहां पर करेंगे तो यहां से सामने पता लग जाएगा कि आपका इस डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं है। और अपोजिशन के लोग यहां तक मैंने देखा कि जो माननीय स्पीकर जी हैं उन पर कागज के गोले बना बनाकर उछालते हैं, इस तरह की एक गरिमा खराब करते हैं। हर एक को उस वेल में जाने की एक बड़ी शौक होता है ताकि वो एक खबर बटोर सके वहां सके, लेकिन ये खबर बनाने के लिए नहीं है। ये आप इतने बड़े 135 करोड़ लोगों का दायित्व है आपके ऊपर, आपको वहां पर कितने इंपॉर्टेंट काम करने हैं, कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, और एज ए अपोजिशन भी आपको देखना है कहीं सरकार भी कुछ गलत तो नहीं कर रही है, आपने वो काम भी करना है। लेकिन आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन के मैंने कुछ कहना है तो कह दो, ऐसा नहीं होता। पिछले दिनों आप देखिए कोविड-19 के ऊपर शायद 193 सेशन के अंदर कुछ उसके अंदर होना था कुछ बदलाव, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वहां पर एक सेशन बुलाया गया था, लेकिन अपोजिशन ने चलने नहीं दिया। मतलब इनके लिए अगर कोविड-19 से लोग मर रहे हैं, इनको उसके ऊपर कुछ लेना देना नहीं है, इनको अपनी सियासत करनी है, अपनी राजनीति करनी है। इस सोच के साथ जब आप आगे जाएंगे तो आप किस तरह की एक अच्छी अपोजिशन बन के वहां पर आ सकते हैं। अगर इन्हें कोई सबक लेना तो कम से कम हमारी पार्टी से लेना चाहिए। आपको याद होगा जब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपोजिशन में थे तो उनको उस समय यूएन में भेजा गया। तो क्यों भेजा गया? क्योंकि वो इतनी एक अपोजिशन का नेता होने के बावजूद उन्हें यूनाइटेड नेशन में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि उन्होंने एक इतनी सकारात्मक अपोजिशन का रोल निभाया था कि जो उस समय सत्ता पक्ष था उनको भी देखने को मिलता था कि देखें ये होती है अपोजिशन। तो हमने तो मापदंड सेट किए हैं जब हम अपोजिशन में थे, लेकिन खैर ये लोग डिलाइन हो चुके हैं, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोटेस्ट दर्ज कराने का ये एक मंच है, पटल है सदन, तो क्या इसमें हम प्रोटेस्ट भी दर्ज नहीं करवा सकते हैं? कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि कार्रवाई भी चलती रहे और अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज हो? क्योंकि आपको लोगों ने जिता करके हाउस के अंदर भेजा होता है, आप उनकी तर्जुमानी नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे? देखिए, अभी जो ओवरऑल सिनेरियो डेमोक्रेसीज का अराउंड द वर्ल्ड है जी, और जो इंडियन डेमोक्रेसी का सिनेरियो है वो बंटी जी ने आपके सामने रखा, और उसमें जो अभिजीत जी ने ऐड किया कई चीज़ें, वो उनसे मैं पूरा एग्री करता हूँ। बहरहाल कहीं ना कहीं जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो हाउसेस है, जो सदन है, हमारी जो कार्रवाई होती है, उसमें ऐसी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किन लोगों को पड़ता है। जैसे अभिजीत जी ने कहा कि भाई वो जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं जी, उनके पास क्या है, वो किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं। हम तीनों पार्टीज को आप देखिए आसपास जो किसी प्रोफेशनल लोग आते हैं उनके लिए कोई ना कोई सिस्टम होता है। और अभी पूरे 1% जो रेशो देखें तो उसके बीच में एमएलएज एमपीज जो 4,500 के आसपास लोग बनते हैं, और से कुछ प्लस में भी बाकी हाउसेस कहीं लोअर हाउस में हैं, कहीं ऊपर हाउस स्टेट्स में भी हैं, ज्यादा ही संख्या बनती है। उनमें से 43% लोग जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, और प्लस 49% लोग ऐसे जिन पे कोई ना कोई कन्विक्शन का चार्ज जो है वो है पूरे देश में जी। तो जब ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री ओवरऑल हमारी सोसाइटी की बात है जी। जब इस तरह की चीजें रिप्रेजेंटेशन में आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्वमेंट की तरफ, बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, इन चीजों पर वर्किंग की जरूरत है, तो इसमें सुधार आएगा। जहां तक अभिजीत जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की और राजीव जी की याद करवा दी, तो ये प्रेसिडेंट जो है सेट करना जो है डेमोक्रेसी में एक अपोजिशन और को रूम देना, जो जगह देनी है, वो कांग्रेस पार्टी का काम है और हमेशा किया है। और वो इन्होंने याद करवाया है कि किस तरीके से जब देश को आगे रखने की बात थी, जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे रखने की बात थी, तो राजीव जी ने अटल वाजपेयी जी को जब ट्रीटमेंट की भेजा और उनकी अपनी स्टेटमेंट एज ए अपोजिशन लीडर उनको यूएन में हमने रिप्रेजेंट करने भेजा, तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो एनकरेज करती हैं। बट जो अभिजीत जी की एक बात कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, ये बीजेपी के सांसद महाराष्ट्र में जो है उनको निलंबित किया गया जी। तो
जरूर जो बिहेवियर था जो कांग्रेस गवर्नमेंट का लिया जी। है, इसी तरह पिछले दिनों पिछले सेशन में जो था वो बीजेपी का नोट लिया गया था। तो ये प्रैक्टिस सबके पास सेम जी। है। सत्ता के नशे में चूर सच में ही कभी कभार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं पार्टियों से जो रूलिंग है जी। कि गलत होता है। और जहां तक अभी करंट रजीम की बात है, अभी पूरे देश के जो प्रधानमंत्री रहे सबसे कम समय सबसे कम किसी भी सेशन में आने वाले लोग, ये मेरे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट सॉरी दोनों लोग मोदी जी। तो जब मोदी जी होश में जाएंगे, जब होश की आप क्वेश्चन हावर को कट कर दोगे, ये पहली वाहिद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में गवर्नमेंट है जिसने क्वेश्चन हावर को कट किया, रिड्यूस किया, और कभी कभी तो उसको बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। जब क्वेश्चन हावर नहीं होगा, जब जीरो हावर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और अपने लोगों को खड़ा कर देंगे, तो फिर ऐसी चीजें आएंगी और आएंगी जरूर। ऐतराज शायद नशे में चूक बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अभी डॉक्टर साहब ने बात कर डाली है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को मौका दिया गया मौका, उसी समय आपको याद होगा तो जब हमारे पाकिस्तान की बात आई थी और पाकिस्तान ने कुछ ऐसा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, हम आपके साथ हैं। उसमें कहा कि आप ही को कहा था आपके साथ हैं, अगर आप इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। यही चीज देखकर कि हमारे देश में जब कोई ऐसी बात आती है, हमारे देश में किसी तरह की कोई आपदा आती है या कोई भी दुश्मन हमारे को अगर पहली नजर से देखता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। उनके ये चीज को देखकर हम आपकी तरफ किस नजर से देखें? आपके सलमान खुर्शीद, आपके बाकी के जो नेता हैं वो तो पाकिस्तान के गुहार लगाते हैं कि हमें बचाइए। तो आपको हम किस जिम्मेदारी के साथ और कैसी आपके अंदर कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको भेजा जाए? आप तो यहाँ पर खुद ही देश के दुश्मनों के साथ मिली हुई पार्टी है आपके। ऐसे काम आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए आप कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी के अपने नेताओं को। दूसरी चीज मैं महाराष्ट्र की बात भी क्या क्लियर कर दूं, महाराष्ट्र के अंदर जो चीज हुई है वो समझ लीजिए। एक तो वहां पर इस सबका सब एक षड्यंत्र वहां की सरकार ने जो आपके साथ मिली जुली वहां सरकार बनी है, एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया गया। पहले सबसे पहली बात, जब भी किसी को निलंबित किया जाता है एक सेशन के लिए निलंबित किया जाता है, पूरे साल के लिए किसी को निलंबित नहीं किया जाता। और आप वहां पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपकी वहां पर जो आपने सरकार बनाई, दैट इज हंग असेंबली, आपने किस तरह से जोड़ तोड़ से वहां पर सरकार बनाई है। जब आप 11-12 एमएलए साइड पे कर देंगे, 11-12 एमएलए एक साइड पे कर देंगे तो आप जो मर्जी कर लो पीछे। इसीलिए आपने षड्यंत्र के चलते ये काम किया। देखिए आप ये बोल रहे हैं कि पूरे साल और निलंबित करेंगे। आप गुजरात के साथ असेंबली में कांग्रेस एमएलए के साथ आपने क्या किया? आप उत्तराखंड का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपने उनके साथ, हमारी मैं कांग्रेस पार्टी की सिर्फ बात कर रहा हूं, वहां पे क्या किया। और आप वापस कर लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में 2018 का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कितनी बार किन किन एमएलए को निलंबित किया। ये अभिजीत जी आंकड़े हैं, डाटे हैं। मुद्दा क्या था? आप मुझे पता है मुद्दा क्या था महाराष्ट्र का? मुद्दा जो है महाराष्ट्र का जो था उससे कहीं ज्यादा हमारे लोगों को बताया ना आपने किया। आज मुद्दा क्या था महाराष्ट्र में? किस मुद्दे किसी पे? तरीके से बरी नहीं कर मुद्दा बताएं। और दूसरी बात, डॉक्टर का मुद्दा नहीं पता कि महाराष्ट्र में मुद्दा क्या आजाद साहब को देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता आपको आपने प्रणब मुखर्जी साहब को बताता हूं मुद्दा क्या भारत रत्न दिया। क्या कांग्रेस के पास एक भी ऐसा अरे डॉक्टर साहब आप सुनिए ना, और देश आप सुनिए ना मुद्दा क्या था? देश मुद्दा बताओ विनोद, मुझे मुद्दा क्या था महाराष्ट्र में? सिर्फ आप डिबेट करें, आपको पता ही नहीं कि महाराष्ट्र में मुद्दा क्या था। आपको बताऊंगा मुद्दा क्या था। आपको मध्य प्रदेश का मुद्दा पता है? आज डिबेट जो हो रही है उत्तराखंड का मुद्दा पता है? आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब आप सारे ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, संवेदनशील इशू है। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जीरो आर को बड़ा लाइटली लिया जाता है। बंटी जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, जीरो आर को बड़ा लाइटली लिया जाता है। हम अगर अपनी पुराने राज्य की बात करें तो जब हमारा यहाँ क्वेश्चन आवर खत्म होता था तो अपर हाउस का क्वेश्चन आवर शुरू होता था। सभी कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे चले जाते थे, कमिश्नर सेक्रेटरीज वहां चले जाते थे, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इशू होते थे जीरो आवर में उसको पूरी तरह से निगलेक्ट किया जाता था। ये भी शेयर वेस्टेज ऑफ मनी है उन टैक्स पेयर्स की जो ईमानदाराना तरीके से टैक्स देते हैं। देखिए विनोद जी, जीरो आवर की बात आपने जैसे कही, मैं उस मुद्दे पे भी आता हूँ, लेकिन पहले जसरोटिया साहब से मैं जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात की, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि ये आज का डिबेट जो है पर्सनल और पार्टी वर्सेस पार्टी हो जाए, क्योंकि एक जनरल इशू था। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे लोकतंत्र की जितनी मजबूती और जितनी हमारी एक भारतीय डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का जितना पूरी दुनिया के अंदर सम्मान किया जाता है, उसके ऊपर ये बड़ा एक प्लॉट है हमारी नॉन सीरियसनेस। मैं इस डिस्कशन को, ये एक बड़ी एकेडमिक और बड़ी समझने वाली डिस्कशन है, लेकिन आपने कहा कि सत्ता के नशे में चूर, मैंने वो इशारा कतई इनकी तरफ नहीं किया। अभी गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं, बात अलग है। मसला यह है कि अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करें, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी का शब्द किया और ये आदत से मजबूर हैं, ये ड्रैग कर लेते हैं पर्सनलाइज करने में। मैं इस डिबेट को पर्सनलाइज करने की कतई मूड में नहीं था। अगर कॉन्स्पिरेसी की इन्होंने बात की तो ये बताइए, क्या एक चुनी हुई सरकार को कर्नाटका में आपने गिराया? वो कॉन्स्पिरेसी नहीं थी।
आपने मध्य प्रदेश के अंदर चुनी हुई सरकार को गिराया, जैसे आपने एमएलए को बंधक बना करके बसों में मुर्गी खाने की तरह, चूजों की तरह इधर से उधर उठक पटक जो इतने दिन चलती रही, कर्नाटका में चलती रही। तो इस तरीके से अगर डेमोक्रेसी का आप निर्माण करेंगे तो इस तरह की क्या इनडिसिप्लिन और सैंक्टिटी ऑफ द हाउस कैसे मेंटेन रहेगी? भारतीय जनता पार्टी को यह श्रेय जाता है कि जितना करप्ट उन्होंने भारतीय डेमोक्रेसी को करने की कोशिश की है, बाय हुक और क्रुक हर स्टेट के अंदर आपने सरकारें बनाई, तोड़ के बनाई, बनी हुई तोड़ के बनाई, या तो आपने जोड़ तोड़ करके रिश्वतखोरी करके एमएलएस की बंदर बांट खरीदो फरोख्त करके आपने की, और जहां बनी, जहां आपसे नहीं बन पाई वहां आपने तोड़ फोड़ करके लोगों को खरीद के, लोगों को मिनिस्ट्रियां दे के, कहीं सेंटर में, कहीं आगे, कहीं पीछे। देखिए एक कहावत है विनोद जी, लॉ मेकर्स आर ऑलवेज लॉ ब्रेकर्स। कानून तोड़ते हैं तो नया कानून बनता है। अपनी वकालत में शक है बंटी उसी जी को। चीज का आज बंटी जी अपनी वकालत में भी देखिए, शक कर मैं रहे हैं। लॉ लॉ मेकर मेकर में है, ये लॉ ब्रेकर तो आपकी साइड है। लॉ मेकर मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, आप किसके साथ हैं? मैं आप बताता किसके हूं, साथ हैं? लॉ मेकर पे ये लॉ मेकर आप कानून से बंटी आप कंप्लीट ये बड़ा गलत है बंटी जी। आप टोकिए आप मत। कानून से ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हो, उसी कानून को ऐसा चलिए बोलना गलत है। बंटी, ये मैं नहीं मानता। अरे जनाब ऐसे गलत ना बोलो। आप एक लेमन हैं, मेरी बात समझ नहीं है, मैं कहने का क्या मतलब, आप अपने सब हर वक्त आप वकील होने के बावजूद ऐसी बातें करेंगे तो मैं क्या बात समझूं? अरे फिर तो लेमैन भला मैं आपसे। मैं आपको ये यही तो आपको समझ नहीं आती ना, आप समझते नहीं है, जानबूझ आप के हर बात को नहीं, नेगेटिव जानबूझ के नहीं समझना चाहते। लॉ जो मेकर्स, सूट मैं कहता करता हूँ है। लॉ मेकर्स और ऑलवेज लॉ ब्रेकर्स क्यों कहा जाता है? एक पुराना कानून टूटता है तो नया बनता है। जब आप अमेंडमेंट करते हैं पुराने को तो संशोधन, घर को पुराने जी। को तोड़ेंगे तो रेनोवेट होगा ना जी। आप कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी आपने शुरू की। आपने अजीत पवार के साथ क्या किया? वो आपको गेम उल्टी पड़ गई और ऐसा सबक उन्होंने आपको सिखाया कि आपको, मेरा ख्याल है आने वाली 4 पुश्तें भारतीय जनता पार्टी की याद करेगी। शांति से मैं देता हूँ पहले मेरा आप एक बात को जोटिया साहब जब आप बोलते हैं मैं आपको टोकता नहीं हूँ, प्लीज आप सुनने की क्षमता रखें थोड़ी सी। कंप्लीट जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आज का टॉपिक है हम इसे डिरेल होकर पर्सनल स्कोर ना सेटल करें और ये साबित करने की कोशिश ना करें कि मेरी पार्टी ईमानदार और आपकी पार्टी बेईमान। मैंने शुरुआत में कहा कि ये डिस्कशन बड़ी सीरियस डिस्कशन है और तमाम पूरे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया किसी पार्टी का। आपने आप अलग ट्रैक पे आप ले जाना चाहते हैं तो आपको मजा आता है, आप बेशक कीजिए, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किसने क्या किया। अब आपने कॉन्स्पिरेसी की बात की तो मैंने आपको आईना दिखाया कि कॉन्स्पिरेसी कौन करता है। पूरे भारत, पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, कहाँ सरकारें कैसे टूट रही है, कैसे बन रही है। मसला ये है कि ये एक बड़ा संवेदनशील भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉट है ये चीज कि इनडिसिप्लिन starts because of the corruption and the corruption which has been already started by the BJP present regime कि इन्होंने पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को जिस तरीके से किडनैप कर दिया है और ये बता दिया है कि पावर, सत्ता जो है वो जोर जबरदस्ती और डंडे के जोर पे और एजेंसियों के जोर पे चलती है। उसके जोर पे आप चाहे वो अपोजिशन के लोगों को तोड़ के हुकूमत में ले आए, चाहे आप उनको अपनी पार्टी में ले आए, ये पूरी दुनिया गवाह है। हर प्रदेश के अंदर हर जगह पर ये हो रहा है। हर जगह आप किस तरीके से हम ट्विस्टिंग करते हैं। सुबह यूपी के मंत्री इस्तीफा देते हैं और शाम को उनका वारंट निकल जाता है और दूसरे की रेड हो जाती है। जवाब ले लीजिए। सबसे पहली बात ये कि नेशनल मुद्दे हम नेशनल पार्टीज पर डिस्कशन करें ज्यादा अच्छा रहता है। आप की रीजनल पार्टी आप अपने यहाँ का ही देख लीजिए, वही आपके लिए बड़ा रहेगा। दूसरी बात आप छोड़े इस बात को, बात रही हर जगह पर क्या होता है, कैसे मतलब आपने पूरे देश को पोल्यूट करने का ठेका आपने ले लिया। सुन लीजिए, मतलब आप चाहते हैं कि पूरे देश को पोल्यूट आप करेंगे ना। पता लगता है कि आप कितने मैंने आपको टोकन नहीं सुने ना, दूसरी बात रही कहां पर कौन सी स्टेट में क्या हो रहा है, क्यों कहां पर हो रहा है, बड़ी भली भांति सब लोगों को देश के अंदर ही हो रहा है ना। आज हर इंसान एक विधान एक निशान, वही बात आगे बीच में बोलते रहेंगे तो मैं वही कह रहा हूं, देश के अंदर हो रहा है। सुन पाएंगे ना आप सुन पाओगे, तो सुन लीजिए आराम से, थोड़ा पेशेंस रखें, आपको पूरा मौका मिला। पिछले 10 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। अगर हर एक नेता अगर आज भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है तो वो नेताओं को जाके बोलूं कि भाजपा के पास इस तरह की नीति है कि हर एक इंसान हमारे साथ जुड़ना चाहता है। इसीलिए अगर कहीं पर सरकारें गिरती हैं या बनती हैं, ये आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आज लोग हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं। और रही बात जो आपने सत्ता के नशे में चूर, इन्होंने जो बोला उसका जवाब देना। एक मिनट में रोकूंगा आपको। इनका ये आरोप रहता है कि आप सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, डराते धमकाते, कहते हैं आ जाओ भैया पार्टी में। अरे जिसने ये आरोप लगाते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी कन्विक्शन के साथ पार्टी में नहीं है, अपनी कन्विक्शन के साथ किसी पार्टी को उन्होंने नहीं पकड़ा है, यानी कि वो इसी के डर के साथ चले जाएंगे। यानी कि उन्होंने ऐसे काले कारनामे किए हुए कि जिसका उनको डर लगेगा। तो पहले साफ सुथरी छवि वाले नेता इकट्ठा कीजिए, फिर बात कीजिएगा। तो इन्होंने एक सवाल आपका रहेगा, नशे में दूर, जिन्होंने कहा नशे में चूर, हाँ नशे में चूरता इनको बताते हैं। इन्हीं के यहाँ पे उमर साहब जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उमर साहब के बयान है, उन्होंने पब्लिक डोमेन में
बयान है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा, हमारे भाजपा के 6 या 7 एमएलए हुआ करते थे। इन्होंने कहा ये जो भाजपा के एमएलए 6-7 है, इनको मैं हफ्ता हफ्ता अपने बाहर खड़े रखता हूं एक एक ट्रांसफर के लिए। और देखिए पीडीपी ने इन्हें सिर चढ़ा लिया। ये उमर साहब के बयान है। तो नशे के सत्ता के नशे में गलत ट्रांसफर बोलेंगे, पैसे खाएंगे ट्रांसफर में, वो बाहर तो बिठाएंगे ना। जो एमएलए है वो क्या लोगों की ट्रांसफर क्यों आपके सारे नेता हमारे पास आते हैं, आपके सभी लोग हमारे, हम तो सबको अप्लाइज करते हैं। अगर किसी की जेन्युइन डिमांड है सबसे पहले तो नहीं करते। अगर जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम, लेकिन सत्ता के नशे में कौन चूर था बताएं जरा। आप सत्ता के नशे में चूर की बात तो पहले आप गलत काम करेंगे। उमर साहब इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, उमर साहब इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये ऑनेस्टी है कि आप सत्ता, आप ऑपोजिशन को चल नहीं ना। चलिए कौन सी ऑनेस्टी की बात करते हैं? डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। पहले तो मेरा बड़ा सेंसिटिव सा सवाल था, बंटी जी ने जवाब नहीं दिया कि जीरो आर को किस तरीके से जीरो किया जाता है। अभी मेरे डॉक्टर साहब देंगे जवाब। देखिए वो जवाब भी जरूर मैं दे देता हूँ। उसके पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक बड़ा ऑथेंटिक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, उसकी फाइंडिंग्स है कि जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसमें जो 3 पैरामीटर्स हैं, पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिकल कमर्शियलाइजेशन, तीनों जो है जो 2010 से राजनीति शुरू हुई, खासकर इंडिया करप्शन के बाद और जहां मोदी जी के भाषण शुरू हुए और प्रमोशन हुई है, अभी इस डेकेड के बीच में 21% ओवरऑल जो है पॉलिटिक्स का जो वैल्यूज थी उसमें गिरावट आई है। आगे जाने के बजाय हम पीछे गए और उसका जो टोटल है उसमें जो कॉन्स्पिरेसी की बात है, उसमें खरीदने की बात है, बेचने की बात है, उसमें ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों की बात है, ये सारी चीजें उसमें कवर होती है और दिखाती हैं कि मोदी जी का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिकल करप्शन को इंक्रीज करने में, पॉलिटिकल कमर्शियलाइज करने में। आज एक एमएलए जो इलेक्शन लड़ता था 50 लाख में, वो 5 करोड़ देके भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर सकता क्योंकि बीजेपी का बजट वैसा ही होता है। उसके अलावा जो इसका एक राजनीति को वैल्यूज बदल गई। ज्यादा देर तक तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। रियाजत देखिए, पैसे कहां से आगे देख लीजिए, ये वैसा ही आंकड़ा है कि देश का 74 साल में कर्जा जो था वो 78 लाख करोड़ था और आज 7 साल में वो दुगने से भी ज्यादा हो गया है। ये वैसा ही चौंका देने वाला आंकड़ा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल करप्शन जो है मोर देन 21% इंक्रीज किया पिछले एक डेकेड में। तो कंट्रीब्यूशन गोज टू द बीजेपी एंड ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का इसमें श्रेय जाता है। जहां तक जीरो हावर की सवाल है, क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अपर हाउस एल्डर्स का हाउस होता है, वो एक सेंसिटिव और अकाउंटेबिलिटी की जगह होती है जहां सरकार को खड़ा होना होता है। और ये सच बात है कि देश के विभिन्न स्टेट्स में जहां भी अपर हाउस है या हम कभी कभी राज्यसभा में देखते हैं तो जो वहां पे माहौल बनाया जाता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी संजीदगी से नहीं लिया जाता और वो टैक्स पेयर का मनी जो है वो वेस्ट करने के बराबर होता है। और सभी, मैंने एट द एंड ऑफ द डे जो पहले बात की थी, अनफॉर्चुनेटली ये ड्रैग हो गया पॉलिटिकल डिस्कशन में, कि देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें लगातार रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें उसको इवॉल्व होना है। हमने दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के होने के साथ साथ ये भी प्रूव करना है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, कि हम दुनिया की सबसे बेटर डेमोक्रेसी में हैं। मुझे लगता है वही गोल हमारा होना चाहिए। दैट गोल कैन बी अचीव्ड बाय एग्रीइंग विद द डिसएग्रीमेंट्स एज वेल। हम एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति या पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं, ऑथेंटिक आंकड़े डिस्कस करने की जरूरत है। बंटी जी, बहस और चर्चाएं भी बड़ी जरूरी, इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो डिस्कस नहीं किए जाएंगे हाउस के अंदर, और डिस्कस करने का तरीका मुझे लगता है कि थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो सदस्य होते हैं बड़ा मीडिया कॉन्शियस होते हैं, बैल में चले जाते हैं और वहां पर कागज फाड़ते हैं, बिल फाड़ते हैं अट्रैक्शन के लिए। देखिए विनोद जी, कोई भी बिल जब चर्चा होती है उसके बाद ही पास होता है जी। बिल पे बड़ी विस्तृत चर्चा होती है, हर पार्टी के उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके नंबर के हिसाब से, उनके लीडर ऑफ द हाउस को जो है मौका दिया जाता है। लेकिन जब देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार अपनी पावर का नशा, आपने कहा ना नशे में चूर, और मैं अब कहूँगा नशे में चूर सरकार बिना डिस्कशन किए किसानों का बिल पास भी कर देती है, और 1 साल के बाद जब 5 राज्यों में चुनाव आता है और आपको जमीन खिसकती हुई मिलती है, आप बिना डिस्कशन के उस बिल को रद्द भी कर देते हैं। तो आप बताइए कि किसानों के ऊपर आप देश का आपने क्यों डिस्कशन नहीं करवाई? वही जो एक पेड मीडिया द्वारा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था, वही लोग, जनाब ये तो किसान ही नहीं है, ये तो जनाब खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी है, ये अर्बन नक्सलाइट है, इनको चाइना से पैसा आ रहा है। और जब आपको 1 साल के बाद पता चला कि जमीन कैसे खिसक रही है, आपने उसको यू टर्न लिया, बिल रद्द किया, आपने तब भी डिस्कशन नहीं कराई।
तो आप बताइए, जो लोग चुन करके, जिन 500-550 लोगों को चुन करके लोगों ने भेजा है पार्लियामेंट के अंदर, क्या वो देश उनको सुनना नहीं चाहता कि अपोजिशन को उस बिल के ऊपर क्या व्यू पॉइंट है? जी, क्या आपको अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी जनता ने दी है, तो उसका मकसद यही है कि आप बिना डिस्कस किए हुए अपने पावर के बल पर, अपने नंबर गेम के बल पर आप कहेंगे कि हम डिस्कशन ही नहीं करवाते, चलिए बिल पास हो गया, चलिए बिल कैंसिल हो गया। तो फिर बताइए, इस तरह के रिएक्शन तो फिर आप फोर्स कर रहे हैं ना, आप मेंबर पार्लियामेंट को और हमारे जो सांसद हैं उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा रिएक्ट करके अपनी फिर उनको सब संसद के बाहर आके धरना देना पड़ता है। कि थंपिंग मेजॉरिटी का मतलब ये है कि आप सप्रेस करेंगे, विपक्ष को दबाएंगे। देखिए, सबसे पहले ऐसी कोई बात नहीं, किसी को दबाया जाता है, सभी की बात सुनी जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ राजनीति के लिए करेंगे जिसमें आपको मुद्दों का ही नहीं पता होगा, अभी फार्मर बिल की बात करें तो फार्मर बिल किसने लाया था? तो इन्हीं की जो साथ की सरकार जो इस तरह बैठे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग लेकर आए मार्केट में, तो आपको उसमें लग गया, हम उसको नहीं लेके आए, करना नहीं चाहता। जनाब, एफडीआई पे आपने पूरे देश में हल्ला मचाया, आपने पूरे देश में हल्ला मचाया एफडीआई पे, वही एफडीआई अब 90% इसके अंदर सबसे बड़ी बात, किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का इन बिल के साथ कोई लेना नहीं। मुद्दा हमसे मुद्दे से बढ़ गए, मुद्दे को आपको बता देता हूं। झूठ मत बोले ना, झूठ मत बोले, सुनिए, झूठ और सच आप कितना बोलते हैं, बोलूंगा तो 10 मिनट उस पर लग जाएंगे, छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं डिस्कशन क्यों नहीं हुई? इतने सत्ता के नशे में चूरते, उन पर 4 एग्जांपल्स हो रहे हैं, उसको रहने दीजिए। अभी हम बात क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग सुन सकें। जनाब, आपके एमएलए का कैरियर खत्म हो गया, जब उनके पुलिस खुले तो उनका कैरियर खत्म हो गया। आपकी तो पार्टी घर बैठे हैं, आपकी नेता आज आपको छोड़ गए, क्यों छोड़ गए? क्योंकि आपकी झूठी राजनीति, और लोगों की कनपट्टी में, आप लोगों की कनपट्टी में रखेंगे, लोगों की कनपट्टी में रखेंगे, छोड़ेंगे बेचारे। उनको इतने सालों में रियलाइज हो गया कि आपकी पार्टी सिर्फ एक ही आंख से देखती है, दोनों आंखों से नहीं देखती है। आपकी बी टीम के लोग, इसलिए आपको आपकी जो बी टीम है ना अपनी पार्टी, उसके लोग वापस आ रहे हैं कांग्रेस में। थी आप ठहरिए, आपका क्या हाल है सामने, और आने वाले चुनावों में आपको पता चल जाएगा आपका क्या हाल है। हम बात आ रहे हैं इसके ऊपर, जो भी इन्होंने महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र की बात के अंदर मैं इनको बता देना चाहता हूँ महाराष्ट्र की कांग्रेस के अंदर इनको प्रॉब्लम, दिक्कत क्यों है इनको और इनकी वहां की सरकार को। वहां पर मुद्दा क्या था डॉक्टर साहब, आपको बताते हैं, वहां मुद्दा था ओबीसी की बात, ओबीसी के क्वेश्चन लगाया है, कांग्रेस एससी विरोधी, तो डॉक्टर साहब विरोधी, तो ओबीसी देखिए, अभिजीत जी, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि कोई फार्मर बिल में कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, कांग्रेस ने इससे पहले कोई फॉर्मल बिल नहीं लाया था। पूरा ड्राफ्ट इन्होंने किया, लाना चाहते हैं, हमारा आपका बिल जो है, डॉक्टर साहब को जो हम बिल लाना चाहते हैं, तो जो हमारा ड्राफ्ट है उसमें आपके पेन से लिखा, आप हमारा उसका आप अपने जो पेन से पार्टी लिख के दे दो। यस, मेरी पार्टी है, अरे वो आप बात कर रहा हूं, निकाल के दूंगा आपको मैं सारा आपको। इनके ड्राफ्ट में लिखा था अडानी के स्कोर पहले बनेंगे और बिल बाद में पास होगा, इनके ड्राफ्ट में लिखा था क्या? डिफरेंट डायरेक्शन पे जाता है, और हमारे भी 4 लोग बैठे हैं, हमारे भी 3 लोग बैठे हैं। आप रीजनल पार्टी, अब रीजनल आपने बिल लाया, हमारे एमपी को अंदर ठोका आपने, हमारे एमपी को अंदर किया आपने। कौन सा बिल है जो आपको किसान का फ्रेंड नहीं था? और अगर आप लेके आए होते, आपने जीएसटी लाया, हम लाना चाहते थे मगर गलत तरीके से लाया, देश के साथ खिलवाड़ किया। आपने एफडी लाया, गलत तरीके से लाया, दुनिया रो रही है। और आपने किसानों का जो बिल लाया, जीएसटी की सारी लोगों का टाइम में जीएसटी डर गए हैं, आपके पास झूठे आंकड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये होता मेरी सारे के सारे आप बोल रहे हैं भाई, कांग्रेस के नेता आप देश को जवाब नहीं, इस तरह का जीएसटी चाहते हैं, आप कांग्रेस की स्कीमें चलाना चाहते हैं, पर जब कांग्रेस की नीति पे चलने से हमारे 47 स्कीम आपने डॉक्टर साहब समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में, अभिजीत जी आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सिंह बंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कशन थोड़ी डिरेल हो गई, इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हाउस की कार्रवाई में खलल डालने से कितना नुकसान आम आदमी को होता है। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।